हाँ जी बच्चे, बात नहीं प्लीज। और इधर देखिए, लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को मैंने चालू करवाया था कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। हालांकि जैसे कि मैंने बता दिया, सेंटर टेंडेंसी और डिस्पर्जन की तरह ये दो चैप्टर है। आपका नाम क्या बेटा? आप पहले से ही बैच में हो? अच्छा, आज ही। तो आप दिसंबर दे रहे हो? अच्छा, थोड़ा लेट होना इसलिए पूछ। अच्छा, इधर देखिए प्लीज। नहीं वो ठीक है, लेट है मतलब ये क्या। अब इधर देखो प्लीज दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करें तो कोरिलेशन, यार प्लीज बात ना करें प्लीज। इधर देखो क्या बताया था को तुम्हें कल वाली क्लास, मतलब संडे वाली क्लास में। एक तो बताया था बाइवेरिएट डेटा। बताओ बाइवेरिएट का मतलब क्या था? टू वेरिएबल्स ओनली। अच्छा, ये मार्जिनल और कंडीशनल कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि वो आज बताया जाएगा। और ये बताओ जरा, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन दो तरीके के थे, नेगेटिव और। अगर दो चीजें आपस में रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में से कोई एक चीज दूसरे पे क्या करती होगी? डिपेंड। क्या करती होगी? यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया था प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। तो डिमांड डिपेंड करती है किसके ऊपर? यहां पे आपको बताया था हाइट और वेट। क्या बोला मैंने? हाइट और वेट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। हाइट ज्यादा होगी तो वेट ज्यादा ही होगा। कुछ बच्चों के माइंड में आता है कि सर नहीं नहीं, बल्कि जिनकी हाइट ज्यादा होती है वो तो पतले होते हैं। अरे दिखने में पतले होते हैं लेकिन वजन उनका ज्यादा ही होता है। ठीक है। हो सकता है कि मेरे से कम 4 इंच छोटा कोई पर्सन देखने में काफी फैट हो, लेकिन उसका वजन और मेरा वजन कैसा हो? बराबर। इमेजिनेशन के बियॉन्ड लगता है ऐसा कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ऐसा ही होता है। क्योंकि हमारी बॉडी में मेन वेट किसका होता है? बोन्स का होता है। तो हाइट और वेट में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है और वेट डिपेंड किस पे करता है? यानी कि नेगेटिव कोरिलेशन हो या पॉजिटिव कोरिलेशन हो,
इन दोनों जगह पे वेरिएबल्स कैसे होंगे? डिपेंडेंट। क्या बोला मैंने? डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर कोरिलेशन 0 आया तो यहां पे एक्स और वाई कैसे होंगे? ये समझ में आती है बात सबको? नेगेटिव कोरिलेशन में भी डिपेंडेंट होता है, पॉजिटिव में भी डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कोरिलेशन है ही नहीं उनके बीच में। और अगर कोरिलेशन नहीं है, वो वही चीजें हो सकती है जो आपस में एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं हाइट किसी की लूं और वेट किसी का लूं, मैं हाइट किसी की लूं और वेट, या मैं स्टडी आवर्स किसी बच्चे के लूं। मान लिया मैं स्टडी आवर्स ले लेता हूं यहां पे कुंदन के, है ना, और मार्क्स ले लेता हूं मैं शाहिद के। क्या कोई रिलेशन आएगा? क्या हुआ? क्या कह रहे हैं अंदर? अच्छा इधर देखो, तो यहां पे मैंने बता दिया स्टडी आवर्स किसी के और मार्क्स किसी के, आपस में कोई कोरिलेशन, 0 कोरिलेशन आएगा। तो चीजें है भी तो इंडिपेंडेंट। क्या किसी के मार्क्स किसी दूसरे के स्टडी आवर्स पर डिपेंड करेंगे? तो मुझे उम्मीद है कि मैंने ऊपर वाली बात भी बताई, नीचे वाली बात भी। अगर किसी को अभी भी कुछ इफ एंड बट है तो मैं इसे और एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन वैसे मैं दोबारा कर रहा हूं, कुछ संडे को भी मैंने बता दिया। मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, मेजर्स का मतलब होता है फॉर्मूला, मेथड्स। कोरिलेशन के कितने मेथड हैं? स्कैटर, स्पीयरमैन और कॉनकर। चार में से तीन मैंने संडे को करवाए थे। चार में से तीन मैंने संडे को करवा दिए थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं कार्ल पियर्सन। पर्सन का नाम और मेथड का नाम है क्या? प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कॉफिशिएंट। और ये एक तरीके का बेस्ट मेजर है। ये एक तरीके का बेस्ट मेजर है बच्चों। ठीक है? किसकी? हाँ ठीक है, कोई बात। तो यहां पे आपका अगर हम बात करें तो कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मेथड का नाम है प्रोडक्ट मोमेंट, और पर्सन जिसने दिया था उसका नाम है कार्ल पियर्सन। अच्छा, स्कैटर डायग्राम लास्ट क्लास में बता दिया था, उस पे बेस कैसे क्वेश्चन आते हैं सारे आपसे करवाए थे। रैंक मेथड आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, उस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारे आपसे ही करवाए थे। और कॉन्करेंट डेविएशन भी आप लोगों को लास्ट क्लास में बता दिया था, और उस पे जैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारे आपसे करवाए थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। जिन बच्चों का संडे को नहीं कर पाए थे वो कर लीजिएगा, और मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूं इसकी। यहां पे जरा देखिए, ये इसका फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। मेथड चाहे कोई सा भी हो, कोरिलेशन की लिमिट हमेशा किसके बीच में रहती है? -1 से प्लस। जस्टिफाई करा था कैसे कैसे। अच्छा, यहां पे इस आर को, इसको हम बोल सकते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ये। क्या है ये? और ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, इसको मैं एक नाम दे सकता हूं, रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ नहीं, रेशियो बिटवीन
ये सीओबी जो लिखा है उसका पूरा नाम है कोवेरियंस। सीओबी जो लिखा है इसका पूरी बात क्या है? कोवेरियंस। रेशियो बिटवीन कोवेरियंस एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। आप मुझे बताओ, क्या इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता? R is equal to covariance of xy is to standard deviation of x into में standard deviation of y। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मैं ये कह रहा था, आप सभी सितंबर वाले बच्चों को स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, मेहनत डबल कर लीजिए। जिस तरीके से आप लोग चलते हैं, कभी कोई बच्चा मुझे किसी को मैं बोलूं तो कहता है सर मैं मैनेज कर लूंगा। कई बार बच्चे का कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्टेड रहता है बिकॉज ऑफ कॉलेज। कॉलेज की वजह से यहाँ पे वो उतना टाइम नहीं दे पाता, लेकिन उससे बोलो तो वो कहता है मैं मैनेज कर लूंगा। किसी बच्चे का कुछ नेचर वैसा होता है, थोड़ा जॉली नेचर होता है, बड़ी डेडिकेटेडली पढ़ाई मैं नहीं कर सकता या कुछ ऐसा, तो कभी उसे बोलो तो वो भी कहता है मैं मैनेज कर लूंगा। होता नहीं है। 2 साल से तो मैं 3 साल हो गए अब, खास तौर से जब से पेपर सब्जेक्टिव, तो वैसे देखो 2018 में हो गया था। ये जो सब्जेक्टिव पेपर थे ना अकाउंट्स और लॉ, ये 2018 में हो गए थे। 2018 के बाद भी रिजल्ट आए हैं, 90+ आए हैं। 2022 का रिजल्ट भी 30% था सीए फाउंडेशन का। लेकिन अभी फिलहाल 2-3 अटेम्प्ट, तो स्पेशली 2-3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट में रिजल्ट जो है, लॉ के अंदर पेपर बड़ा अच्छा जाता है। पता नहीं मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट कर रखी है, बहुत स्ट्रिक्ट। बिल्कुल ऐसे चुन चुन के मार्क्स दे रहे हैं, बिल्कुल चुन चुन के मार्क्स। ठीक है ना? मैथ्स का सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, मैं मैथ्स की बात ही ज्यादा करने में इंटरेस्टेड हूं। क्यों? भैया मैथ्स में सीधी सी बात है, आता है तो 90 भी आए हैं, और नहीं आता तो किसी के 40 भी नहीं आए। क्योंकि मैथ्स में चेकिंग टाइट और लूज तो हो नहीं सकती, एमसीक्यू है। ये टाइट और लूज जो हो रहा है वो किसमें हो रहा है? अकाउंट्स और लॉ। वाकई में मतलब बिल्कुल टाइट चेकिंग है। बच्चा सोच रहा है कि यार मैं ठीक ही करी आया हूं, पास तो हो ही जाऊंगा, नहीं हो पाया। और मैथ्स ऐसा है, जरा सा छोड़ो तो वैसे ही हाथ से निकल जाता है कि अब मैं क्या करूं। फिर किसी बच्चे को बोलो, इस बार के भी जो अनसक्सेसफुल बच्चे हैं, जब उनसे बोला जाता था अरे नहीं सर कर रहा हूं मैं, कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमें तो क्लास में ही पता चल जाता है आपके क्वेश्चन से, आपके जवाबों से, इसी से पता चल जाता है आप किस लेवल तक कर रहे हो तैयार। और एक एक सब्जेक्ट के बेसिस पे मैं बाकी सब्जेक्टों का भी जज कर सकता हूँ। अब एक बच्चे से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई कैसा रहा? कह रहा सर मैथ्स में पास नहीं हो पाया। तो मैंने कहा, मैंने बाकी सब्जेक्ट में पूछे मार्क्स, मैंने पूछा अकाउंट्स में कितने मार्क्स है? कह रहा 45। अब वो 45 को ही सक्सेस समझ रहा। अरे फेल ही है भाई। जिसमें तू स्ट्रांग है, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, अकाउंट्स में 45 मार्क्स ला रहा है, तू फेल है भाई, तू फेल है। मैंने फिर पूछा लॉ में कितने लाए? कह रहा 43। तो किसी में भी तो अच्छा नहीं है। और मैंने इकोनॉमिक्स पूछा भी नहीं अभी, इकोनॉमिक्स में भी कोई 90-80 नहीं आए होंगे, 50 से नीचे ही होंगे, ज्यादा से ज्यादा 49। इससे समझ में आता है एक बच्चा कि मैथ्स में 35 ले आया, अकाउंट्स में 45 ले आया, लॉ में 43 ले आया, और इको में पहले 50-55 भी ले आया। तैयारी नहीं करी उसने ढंग से, क्योंकि किसी एक सब्जेक्ट में नहीं, चारों में ही हाल क्या है?
मतलब खराब है। समझ गए? और सुनो, ये जजमेंट डे तुम्हारे लिए भी आने वाला है, तो अपनी मेहनत को, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं, अपनी मेहनत को डबल कर दो। जितनी तुम मेहनत कर रहे हो, डबल कर दो। कभी भी तुम में से कुछ बच्चे हैं, जब मैं सोचता हूँ कुछ कुछ लगता है कि नहीं आता है, फिर जब मैं कभी कभी पूछने बैठता हूँ, थोड़ी 5-7 मिनट बाद पता चलता है कि यार मेरे को ही गलतफहमी थी, काफी कम आता है। और मैं मैथ्स के बेसिस पे बाकी सब्जेक्टों की भी जज कर सकता हूँ, क्योंकि मेहनत करना एक हैबिट होती है। वो अगर हैबिट है तो वो चारों सब्जेक्टों में होगी, और अगर वो हैबिट नहीं है, साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे पास हो रहे हैं, साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे, और कॉमर्स वाले पास नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? बता दिया रीजन इससे पहले जो वर्ड यूज करा। क्या कह रहे हो? हाँ दे सकते हैं, रोक नहीं सकते, मतलब दे सकते हैं वो। लेकिन सोच के देखो उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। तुम 2 साल से अकाउंट्स पढ़ रहे हो, उन्हें अकाउंट्स का ए नहीं आता, और तब भी तुमसे ज्यादा मार्क्स। आप समझना, मतलब शर्म आनी चाहिए कि जो 2 साल से अकाउंट्स पढ़ रहा है, उसको उसके अकाउंट्स में कम आ रहे हैं, और जिसने भी 5 महीने पहले अकाउंट्स का ए शुरू किया था, उसके अकाउंट्स में ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे होता है कई बार। एक बैच में ना, एक दो लड़के आपस में थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट समझ रहे थे, तो एक लड़की आई बड़ी शांत स्वभाव की, तो ना वो पहले कर चुके थे वो चैप्टर, तो मैंने क्वेश्चन करने के लिए दिए, तो उन्हें लगा था कि हम तो पहले से भी कर चुके हैं। जब वो 12 पे थे ना, वो लड़की 25 पे, तो मैंने उससे पूछा बेटा आप कौन सा कर रहे हो, कहीं 25। वो दोनों एक दूसरे की शुक्र करके कि क्या हो रहा है हमारे साथ, हम दूसरी बार कर रहे हैं। तो भाई समझ जाओ, बहुत एक से एक धुरंधर लोग हैं। तुम कहीं गिनती में भी नहीं आओगे अगर तुमने अपने आप को वैसा डेवलप नहीं किया। नहीं गुस्सा नहीं बेटा, पढ़ा रहा हूं, ठीक है? चलिए इधर देखिए। तो यहाँ पे आप लोगों का मैंने बता दिया। इसको आर को क्या लिख सकते हो? रेशियो बिटवीन कोवेरियंस एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है ना? ये लाइन तो सबको पता है, कोरिलेशन जो है वो हमेशा किसके बीच में लाई करता है? अच्छा ये भी बता दिया कि ये कौन सा मेथड है। ठीक है, ये लाइन अभी ऊपर ही सिखाई थी, क्या लिखा हुआ है? रेशियो ऑफ कोवेरियंस, कार्ल पियर्सन, पियर्सन मेथड जो है ये क्या है? रेशियो ऑफ कोवेरियंस बिटवीन द टू वेरिएबल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। वही वाली बात है जो अभी आपको ऊपर लिखवाई थी, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात सभी को? अच्छा, इसके अलावा एक चीज और मैं कह रहा था, यहां पे ही लिख देता हूं। यार एक बात बताओ, अगर आर की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं आ सकती, जो कि आप सबको पता है नहीं आ सकती, कभी भी 1 कब आता है? लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सोचो 1 कब आता है? ऊपर भी सेम और नीचे भी 1 से बड़ा कब आता है? यानी कि ये पॉसिबिलिटी यहां पे नहीं है, ये चीज यहां पे पॉसिबल, यानी कि ऊपर वाली चीज हमेशा छोटी होनी चाहिए किससे? यानी कि मैं इस पे एक रूल बना देता हूं, और रूल क्या बना देता हूं? रूल ये कि आपका कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई हमेशा छोटा होगा या बराबर हो सकता है किससे? प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आपका छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा पहले बताओ, ये समझ में आ गई बात? कुछ कोई आई है, एक दो कोई? हमेशा। हाँ बोलो, शायद क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और देखिएगा,
तुम याद करो कि आपका जो ये जो दोनों चीज टर्म है, ये क्या है वैसे बताओ, क्या बोलूंगा मैं इसे? नहीं, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स। और क्या है स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ? बताओ स्टैंडर्ड एविएशन कहां पढ़ा था? कौन से टॉपिक में पढ़ा था? डिस्पर्जन में। अगर डिस्पर्जन में पढ़ा था तो तुम्हें याद होना चाहिए कि डिस्पर्जन के सारे मेथड्स कैसे आंसर देते हैं, नॉन नेगेटिव। कैसे आंसर देते हैं दोस्तों? यानी कि ये जो नीचे लिखा हुआ है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर जो नीचे लिखा हुआ है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जबकि आर कोरिलेशन, आर आपका जबकि आर आपका प्लस का भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और सही साथ चल रहे हो सभी? ध्यान रखना बेटा, इसका मतलब नीचे वाली चीज कभी नॉन नेगेटिव होते हैं, यानी कि नेगेटिव नहीं आ सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर प्लस का आएगा, माइनस का आएगा, या जीरो आएगा, वो इस पे डिपेंड नहीं करता, ऊपर वाले पे डिपेंड। बताओ ये बात कनेक्ट कर पाए या नहीं? यस सर। नीचे वाली चीज कभी माइनस आ नहीं सकती, जबकि आर माइनस का भी होता है। तो इसका मतलब वो माइनस किसकी वजह से आता होगा? अभी ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि कोवेरियंस, अगर कोवेरियंस पॉजिटिव है, अगर कोवेरियंस पॉजिटिव है तो आर क्या आएगा? अगर कोवेरियंस नेगेटिव है तो आर क्या आएगा? और अगर कोवेरियंस जीरो है तो आर क्या आएगा? आप ये बात लिख सकते हैं, साइन ऑफ कोरिलेशन always depends upon covariance. Sign of correlation always depends upon, ठीक है भाई? पहले भी देखो सामने जो लिखा हुआ है, अभी तक जो लिखा हुआ है सामने, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई ऐसा पॉइंट जो दोबारा पूछ रहा हूं, क्योंकि इसके बाद में क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ठीक है हमदानी, ये सारी बातें। कोवेरियंस क्या होता है इसका भी जवाब दे देता हूं, थोड़ी देर रुक। ठीक है ना? होने को तो तेरे को स्टैंडर्ड एविएशन क्या होता है ये भी कहां पता है? पता है कोई? तो फिर यहां क्यों अटक रही है सुई की, कोवेरियंस क्या होता है? दोनों बातें समझा दूंगा एक साथ, दोनों कनेक्टेड है भाई। क्लियर है ये बात? तो अगर ये क्लियर है तो आइए डिस्कस करते हैं आपके साथ। अच्छा, एक चीज याद रख लेना जो आप सबको बहुत पहले से ही पता होनी चाहिए, वेरिएंस क्या होता है स्टैंडर्ड एविएशन का? और स्टैंडर्ड एविएशन क्या होता है? ठीक है, ये भूलना मत। आइए जरा जो भी अभी तक कराया आपने उसके बेसिस पे देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड।
ये वो वाले क्वेश्चन है जब आपको क्या होगा, सुन लो, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई गिवन होगा। ये तीन चीजें गिवन होंगी। आओ क्वेश्चन नंबर 1। और कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आपको कितना दे रखा है? हाँ जी। इसके बाद वेरिएंस ऑफ एक्स कितना है? तो अंडर रूट क्या कर दूं? वेरिएंस ऑफ वाई कितना है? तो यहां पे अंडर रूट 256। और अब आप अपना कैलकुलेटर निकाल लीजिए और कैलकुलेटर में लिखिए 40 न्यूमरेटर, इसको डिवाइड करिए इसके अंडर रूट से जो कि क्या आएगा 4, और फिर डिवाइड करिए इसके अंडर रूट से जो कि क्या आएगा 16, और इक्वल टू दबाते ही आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी बताइए क्या? बताओ, सभी के लिए क्लियर है? स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है? भाई कोई जो लिखा हुआ है किसी को प्रॉब्लम? अगर ये ठीक है तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद चलू ना आगे, क्वेश्चन नंबर 2 करिए। अगर कोवेरियंस 15 है तो नीचे वाला प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 15 के बराबर या 15 से, रूल क्या था याद करो। आंसर क्या हो गया? तो जिसने सी बताया था वो गलत। और क्या आप सबको पता चल गया आंसर बी है? एग्री करते हैं सभी? एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर जो सेकंड वाला है वो वाला एक बार वापस बताना सर, वो स्टैंडर्ड एडिशन। बता रहा हूं। तुम सबको पता है आर जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, मानते हो? अब कोवेरियंस प्लस का है तो आर वन ही, मतलब पॉजिटिव ही हो सकता है, और मैक्सिमम कहां तक हो सकता है? 1 तक। आर का फॉर्मूला, कोवेरियंस कितना था? वेरिएंस कितना दे रखा था एक का? अगर वेरिएंस 16 है तो
भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 16 का क्या बन जाएगा? ठीक है यहां तक? ये 4 यहां मल्टीप्लायर है उस तरफ जाके। क्या? नहीं, साइन ये तभी चेंज होता है जब दोनों तरफ माइनस की मल्टीप्लाई। हाँ नहीं, लेकिन सही कह रही है, सही कह रही है। चेंज कर देना। वो मैं इसको 4 को इधर लेके गया हूं तो ये साइन उल्टा लगा। आज स्लाइड और आगे बढ़ो। क्या कह रहे हो? हाँ वो वेरिएंस किए था ना। देखो क्या बोला है कुछ। व्हाट वुड बी द वेरिएंस ऑफ द अदर वेरिएंस? तो यहाँ पे आपका वेरिएंस जो है वो क्या होना चाहिए? 25 या 25 से ज्यादा। मोर देन 10 में तो 11 भी आएगा। मोर देन 10 में 11 आएगा, चलेगा? तू कह रहा है ना मोर देन 10 में तो 25 भी आएगा, तो मैं तो कह रहा हूं मोर देन 10 में 11 भी आएगा, इसलिए मोर देन 10 नहीं ले सकता। यस बेटा, मोर देन। सर अगर डिनोमिनेटर में हमने ये निकाल लिया 5 आ गया हमारा, ठीक है, वेरिएंस। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा वंस अगेन। सर ये x4 है, ठीक है। हाँ जी, बस बेटा मिठाई खा ली अब इधर ना। चलो अब इधर ध्यान दो प्लीज। हाँ बोलो। इसका और एक मिनट देखो बेटा, तुम ये, हाँ जी दोनों गर्ल्स, हाथ का साइज मेजर करना बाद में देखो, यहाँ देखो पहले। दोनों हाथ मिला रही हैं अपना। तेरा हाथ बड़ा है पढ़ाई के टाइम पे। x का वेरिएंस है 4 है, ठीक है। एक्स का वेरिएंस, ठीक है। 4 into 11 44, वो तो बड़ा ही है। अबे तो अंडर रूट नहीं निकाले गए बेटा? ये एक मिनट देख लो सभी, आराम से इस क्वेश्चन को देख लो, जो पूछना है पूछ लो प्लीज। कोवेरियंस कितना था? 20। वेरिएंस था 16, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया? 4। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ये उधर चला गया, तो आपका यहाँ पे ये वाला स्टेप समझ में आ गया ना? यहां से मैं यहां पे गया हूं, ये वाला स्टेप देख लो अगर किसी को कंफ्यूजन है तो। नहीं मैं ये वाला, सबको क्लियर है? यहां से ये वाला स्टेप गया था, तो आप जरा देख लीजिएगा। ये बेसिकली आपका 4 से क्या कर दिया? डिवाइड, ठीक है। अब 4 से डिवाइड कर दिया तो 20/4 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना आया बच्चों? 5। लेकिन आपसे मांगा क्या गया? तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दो, तो स्टैंडर्ड वेरिएंस ऑफ वाई क्या होना चाहिए? 25 या 25 से। अब यहाँ पे जुनैद कहता है कि सर मोर देन 10 क्यों नहीं लगा रहे? मोर देन 10 में भी तो 25 और 25 से ज्यादा आता है। मैंने कहा मोर देन 10 में तो 11 भी आता है,
आता है ना मोर देन 10 में 11, चलेगा 11, क्योंकि 11 अगर तुमने वेरिएंस मान लिया तो तुम्हारा स्टैंडर्ड कोरिलेशन 1 से बड़ा आएगा। तो यानी कि इसीलिए हमें क्या चाहिए था, 25 या 25 से। अभी ठीक है। तो ये बेसिकली आपके मैंने कोच से क्वेश्चन करवाए जिनपे ये डायरेक्ट बस एक सिंगल फॉर्मूला और इस पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। अगर इसमें हाँ डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा और कोरिलेशन 1 से बड़ा, और वो एक्सेप्टेबल। अच्छा इधर देखो, ये जो मेथड आप पढ़ रहे हो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक तो ये यूनिट फ्री मेजर। अब यूनिट फ्री मेजर का मतलब आप जानते हो, आप कोरिलेशन निकालते हो एक्स और वाई के बीच में। अगर एक्स किलोग्राम में है और वाई दे रखा है लीटर में, तो कोरिलेशन के साथ क्या लगेगा, कुछ भी नहीं, ना तो किलोग्राम ना तो लीटर। इसीलिए तो क्या बोल रहा हूं इसे, यूनिट फ्री। अभी समझ में आ गया यूनिट फ्री का मतलब? सर देखो लिखा है, पढ़ लो जरा प्लीज, सभी बच्चे पढ़िए। ना तो सेंटीमीटर में आएगा और ना किलोग्राम लगाएगा। समझ में आती है बात सभी को? अच्छा इधर देखो, अगला, अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कोरिलेशन की, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। इतना सही है बेटा, ये सही मायने में देख लो। जरा सी इंफॉर्मेशन आपको ये याद रखनी है और आपका काम हो गया। स्पीयरमैन रैंक और कॉन्करेंट तुम पहले ही कर चुके हो, तो यू आर अबाउट टू कंप्लीट द चैप्टर, और तुम्हें पता चल चुका है कि चीजें इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है। नहीं, यू कैन ग्रास्प इट इजीली। फिलहाल ये देख लो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। क्या कहती है सेकंड प्रॉपर्टी, जरा पढ़ते हैं। कि आपका कोरिलेशन का जो कोफिशिएंट है, यानी कि आर की बात हो रही है, वो कैसा रहता है, रिमेन इनवेरिएंट, अनअफेक्टेड रहता है किससे? पहले याद करो चेंज ऑफ ओरिजिन क्या था, और चेंज ऑफ स्केल क्या था, याद है सभी को? चलो ये अच्छी बात है। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब एक्स हो या वाई हो, प्लस करो या माइनस कर दो। और चेंज ऑफ स्केल क्या होता था? ठीक है, तो चेंज ऑफ सेल, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का मीनिंग याद आ गया आप लोगों को? जरा पढ़िए क्या लिखा है, ये क्या कह रही है प्रॉपर्टी। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रिमेन अनअफेक्टेड, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों से अनअफेक्टेड रहती है। लेकिन देखो आगे क्या लिखा है, बट डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ स्केल। सर इसका क्या मतलब है, बताता हूं। ये प्रॉपर्टी ये कह रही है कि जैसे आपने एक्स और वाई के अंदर चेंजेस करे, मैंने कहा एक्स को देखो, एक्स ओरिजिनल वैल्यू है, इसके सब वैल्यू में से ए माइनस करा और बी से डिवाइड, फिर वाई में भी चेंज करा, वाई की सभी वैल्यू में से डी माइनस, सॉरी डी लिखा हुआ है यहां पे, सी माइनस और डी से डिवाइड। तो कहते हैं ऐसा कर लेने पे जो नई वैल्यूज आएंगी उनका नाम क्या है, यू और वी। मैंने कहा तो कहते हैं आपका वेयर ए एंड सी आर द ओरिजिन ऑफ एक्स एंड वाई एंड बी एंड डी आर द रिस्पेक्टिव, और ऊपर जो बताई गई थी बात की